नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप खूब अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएएस प्रेप अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस सेशन में दिसंबर महीने का करंट अफेयर। दिसंबर महीने के करंट अफेयर की घटनाओं में 1 से 15 दिसंबर तक की घटनाओं को हम डिस्कस करेंगे। आज 16 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन, और इसके बाद में हम नए साल में प्रवेश करेंगे। नए साल की घटनाएं, नए नए सपनों, नए नए उम्मीदों के साथ हम उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन कई बार जो साल का अंत होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी खट्टी मीठी यादें आगे आपको लेके जाएंगी। इस सेशन के अंतर्गत उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की गई है जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रश्न बड़े कठिन भी होंगे, कुछ बड़े अच्छे होंगे, कुछ कमजोर प्रकार के भी प्रश्न होंगे, क्योंकि सबको साथ में लेके चलना होता है। तभी एक अच्छा नोट्स बनता है, एक अच्छा मटेरियल बनता है, एक अच्छा समाज बनता है हर तरीके के लोगों को लेके चलने पे। ऐसे ही करंट अफेयर का ये सेशन भी होगा। आप कहीं से भी पढ़े हैं, कुछ भी आपने पढ़ रखा है, इससे आप अच्छे से रिवीजन करिए। एक साथ सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता की स्थिति को लागू हुआ। यहाँ पर हमने लागू हुआ लिख दिया है क्योंकि ये हो सकता है बाद में आप हमारा नोट्स पढ़ रहे हो, हमारा पीडीएफ आप पढ़ रहे हो, और जितने भी कोर्स वाले लोग हैं उनको ये पीडीएफ दे ही दी जाती है। तो उसमें आपको ये प्रश्न पूछा जाए तो कोई दिक्कत ना हो। कब लागू हुआ? भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता की बात की जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध ठीक ठाक ही हैं। हमेशा अच्छे संबंधों में इनको गिना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया अभी 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त करने की बात कर रहा है, भारत के साथ वो समझौता कर रहा है। और भारत की योग शिक्षक और भारत के जो रसोइये हैं उनको वार्षिक वीजा कोटे से लाभ देने की बात कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है, जिसको भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए कहा जाता है, ये 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था और इसके लागू होने की तिथि जो रखी गई है वो 29 दिसंबर 2022 को रखी गई है। जो व्याख्याएं हम यहाँ पर कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग पे 29 दिसंबर 2022 ये लागू होने की तिथि है, लेकिन बातचीत तो पहले से चल रही है। तो इसको इस तरीके से आप पढ़िए। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सितंबर 2023 की बात है, क्या ये होगा? भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में होगा। G20 प्रेसिडेंसी का विषय जो भारत ने रखा है वो वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य ये है। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं और इस तरीके से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 को G20 का अध्यक्ष बन चुका है। उसने गद्दी संभाल ली है। और G20 का जो शिखर सम्मेलन है, G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन, वो 2023 सितंबर में होगा, क्योंकि ये लंबा आयोजन चलेगा, है ना। नवंबर में इंडोनेशिया द्वारा बाली में जो G20 का पिछला शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसी के समापन में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो कहाँ सौंपी गई थी? बाली में, और बाली पड़ता है इंडोनेशिया में। यहाँ पर इसके पहले शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का। और ये इसकी आप थीम याद रखिएगा, ये विषय याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड राज्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये ट्रेडिशनल प्रश्न होते हैं, लेकिन चर्चा जब किसी राज्य की होती है तो उनके बारे में ये पूछ लिए जाते हैं। नागालैंड ने 1 दिसंबर 2022 को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया है। और दूसरा है कि जुको घाटी नागालैंड के दक्षिणी क्षेत्र में विस्वेमा में स्थित है। जुको घाटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप ये उत्तर दे सकते हैं। 60वां राज्य दिवस मनाया है, यानी कि कब ये भारत संघ का राज्य बना था उसी के अकॉर्डिंग ये बना रहा है। तो 1963 की बात है। 1963 में 1 दिसंबर को ये भारत का 16वां राज्य बना था। एक ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्ट है। तो इसने 60वां भी राज्य दिवस मनाया है। और ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। जुको घाटी विस्वेमा में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक राज्य है नागालैंड। और नागालैंड के बारे में बात किया जाए तो ये लैंडलॉक स्टेट है। ये किसी भी तरीके से समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, ये लैंडलॉक स्टेट है। तो इसको भी आप ध्यान में रखें।
और 1 मिनट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसकी अगर सीमा देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश से, असम से, मणिपुर से और पूर्व में म्यांमार का जो सांगांग क्षेत्र है उससे मिलती है। राजधानी नागालैंड की कोहिमा है। जुको घाटी नागालैंड के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री नेपियो रियो हैं और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। अगला जो प्रश्न है, युद्धाभ्यास और शामिल देशों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अग्निवारियर, हरिमऊ शक्ति, गरुण शक्ति और काजिंड, ये दिया हुआ है। कहीं पे ये काजिंद लिखा भी मिलता है। अगर काजिंद लिखा मिले तो आप परेशान मत होइएगा, इसी की बात की जा रही है। तो काजिंद भारत कजाकिस्तान, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, हरिमऊ शक्ति भारत मलेशिया, अग्निवारियर भारत सिंगापुर। सबको याद कर लीजिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सभी यहाँ पर सही है। आस्ट्रा हिंद, ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, एक और याद कर लीजिए। और युद्ध अभ्यास कई बार पूछा गया है, ये भारत अमेरिका के बीच में होता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की गई? ये रिपोर्ट का नाम दिया हुआ है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज। ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। और स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स जो ये जारी की गई, इसमें कहा गया कि 3.6 बिलियन लोग प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने के लिए अपर्याप्त जल पहुंच का सामना करते हैं, यानी कि उनके पास पीने को पानी नहीं रहता है, यूज करने के लिए पानी उनके पास नहीं रहता है। रिपोर्ट में और बहुत सारी बातें कही गई हैं, सूखा, बाढ़, अनियमित मौसमी वर्षा, ग्लेशियर्स के पिघलने के बारे में ये सारी बातें कही गई हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसको जारी किया है। विश्व विज्ञान मौसम संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है ये। विश्व एड्स दिवस 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी थीम समानता रखी गई है। और दूसरा है कि 1988 में पहला विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। 2022 के बारे में ये पूछा जा रहा है तो थीम तो समानता है, और यहाँ पे दिया है कि पहला विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया था, 1988 में। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। 1988 में पहली बार ये मनाया गया था। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित करने के लिए मतलब वो करता है, और कई संक्रमण हैं जो कुछ कैंसर के से लोगों की रक्षा को कमजोर करते हैं, एड्स के लिए जिम्मेदार हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो एड्स का फुल फॉर्म होता है, HIV संक्रमण का सबसे उन्नत चरण जो है उसको एड्स बोला जाता है। संक्रमण का जो सबसे उन्नत चरण है जिसके बाद वो सही नहीं होता है, तो इसको एड्स बोला जाता है। एड्स के बारे में जागरूकता फैलाया जाए कि एड्स कैसे होता है। जैसे किसी ने असुरक्षित यौन संबंध बनाए तो अगर किसी को है तो वो फैल जाएगा, और अगर किसी ने ब्लड चढ़वाया तो वो फैल जाएगा। तो इन सब से कैसे बचा जाए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। भारत में 2018 और 2020 के बीच में मातृ मृत्यु दर कितनी दर्ज की गई है? भारत में अभी भी मातृ मृत्यु दर होती है, कुछ संख्या तो कम हुई है लेकिन अभी भी है। 97 प्रति लाख अभी भी है। अगर 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें 97 जो माएँ हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। 2018 और 2020 के बीच में ये आंकड़े बताए गए हैं, और पहले 2014 से 16 के बीच में ये 130 हुआ करती थी, अभी ये घट गई है। यानी कि कितनी घटी है? 33 घट गई है, और 33 घट के ये 97 प्रति लाख हो गई है, ठीक है। और जो मातृ मृत्यु दर है इसको प्रति लाख पे निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, 1 लाख पे निकाला जाता है। जीवित प्रसव जो 1 लाख होते हैं उन पे 1 लाख जो यहाँ पर बात प्रति लाख की गई है, तो ये जीवित प्रसव जितने जिसमें बच्चे जिंदा रहते हैं, जीवित प्रसव जो होते हैं, उसके बाद में इसको उसी आंकड़ों के आधार पर कितनी माएँ उसमें मर जाती हैं, कितनी माएँ नहीं रहती हैं अपने बच्चों को जन्म देने के बाद, वो संख्या होती है। प्रसून जोशी के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं, और दूसरा है कि उन्हें पद्मश्री मिल चुका है, उन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ये जहाँ तक बात है प्रसून जोशी की, आपने सुना होगा, कवि हैं, गीतकार हैं, फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, और उत्तराखंड ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। आपसे आंकड़े पूछे जाते हैं, कई बार आंकड़ों में आपको उलझाया जाता है। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है
उसको आप ध्यान से पढ़िए। भारत की 65% मछली का उत्पादन अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि कालमनेरिस और एडवर्ड सिलोसिस रोग विषाणु जनित रोग होते हैं। तो अब यहाँ पर ये पूछा जाने का कारण भी, यहाँ पर ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड है, उसने इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत का पहला मछलियों का वैक्सीन अभी विकसित किया है, और ये केंद्रीय मत्स्य शिक्षा जो संस्थान है उसके साथ मिलकर इसने डेवलप किया है। अब ये जो बात कही जा रही है कालमनेरिस रोग तो और एडवर्ड सिलोसिस, ये जीवाणु से फैलते हैं, न कि विषाणु से फैलते हैं, और मछलियों से ये रिलेटेड है, इस कारण से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जीवाणु होता तो ये सही होता, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ये मछली उत्पादक है, और मछली में जो हमारे यहाँ का उत्पादन है वो अंतर्देशीय मत्स्य एक्वाकल्चर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि मछलियाँ हम बोते हैं, उनके बीज बोते हैं। मछलियों को बोना इसलिए कहा जाता है, मछलियों की खेती की जाती है, मछलियों के छोटे छोटे बच्चे डाल दिए जाते हैं और उसके बाद में उनका वो बड़े हो जाते हैं तो वो उत्पादन माना जाता है। एग्रीकल्चरल उत्पादन के तौर पर भी हम इसको देखते हैं। भारत के प्रथम स्वदेशी ओवर हासर मैग्नेटोमीटर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इस डेवलपमेंट को किया है भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान ने, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्वदेशी ओवर हासर मैग्नेटोमीटर है ये, और सभी चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे सटीक मैग्नेटोमीटर में से एक ये माना जा रहा है। जो ओवर हासर मैग्नेटोमीटर है, ये सटीकता के मामले में पूरे विश्व स्तर पर माना जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 से 2030 में संचयी CO2 उत्सर्जन शेष कार्बन बजट का कितना उपयोग कर लेगा? तो इसमें अभी एक एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट आई है, तो एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 में ये बात कही गई है कि ये 86% उपयोग कर लेगा। सिंथेसिस रिपोर्ट में ये बात बताई गई है कि ये 86% उपयोग कर लेगा। संचयी जो CO2 उत्सर्जन शेष कार्बन बजट है उसका 86% ये कर लेगा 2020 से 30 के बीच में, यानी कि अगर 100 यूनिट की अनुमति है उसमें से 86 ये कर लेगा, 14 ही बचेगा, तो ये सही स्थिति नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है कि वर्तमान में जिस दर से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 2100 तक आते आते 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा, 2.5 डिग्री, और 2.5 डिग्री बढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हमको प्रयास करने चाहिए, लगातार उपाय करने चाहिए, सतत उपयोग करना चाहिए चीज़ों का। हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ट्विटर का विवाद भी आपने देखा है, कई फैसलों के कारण ये चर्चा में रहे। $44 अरब में एलोन मस्क ने इसको खरीदा। 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। एलन मस्क टेस्ला के CEO हैं, एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक हैं, और 6 महीने तक इसमें बहुत सारा कानूनी विवाद भी चल रहा था, उसके बाद में इन्होंने इसको खरीद लिया। 2006 में 21 मार्च का दिन था, 2006 21 मार्च। तो इसको जैक डोर्सी, ब्रिजस्टोन, इवान विलियम्स और नू ग्लास, इन लोगों ने मिलकर स्थापित किया था। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन स्थल बनाने का निर्णय लिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है केरल। केरल ने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में पहला हाथी रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर जिलों के शिवालिक में अधिसूचित किया गया है। उत्तर प्रदेश का ये पहला है। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, और सही उत्तर हो जाएगा डी। 1 और 2 दोनों सही हैं। 2009 में उत्तर प्रदेश में पहला हाथी रिजर्व सहारनपुर और बिजनौर जिलों में शिवालिक जो क्षेत्र है वहाँ पर ये अधिसूचित किया गया था, और अभी ये दूसरा लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया है, इस कारण से ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर कहाँ पर आयोजित किया गया? सारे स्टेट के जो गृह मंत्री हैं उनको बुलाया गया, और इनको बुलाया गया हरियाणा के सूरजकुंड पे।
27-28 अक्टूबर की बात है और ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। पीएम मोदी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था और राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यों के गृह मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं, प्रशासक हैं, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों में से थे। पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के लिए समान वेतन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है जिसने समान वेतन दोनों के लिए शुरू किया है? दोनों को समान वेतन नहीं मिलता था, महिलाओं को कम मिलता था, पुरुषों को ज़्यादा मिलता था। तो भारत ने ये पहल की है कि दोनों बराबर हैं, दोनों को समान वेतन दिया जाना चाहिए। सूखा प्रतिरोधी जीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कम ऊंचाई या अर्ध बौना जीन, जिसे RST13 कहा जाता है, की खोज जॉन इन सेंटर के वैज्ञानिकों के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने की है। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें सही हो जाएगा। दूसरा है, मिट्टी की जो RST13 जीन युक्त गेहूं की किस्म है, ये तेजी से पैदा की जा सकती है। किसान सूखी स्थिति में भी, कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी इसको उगा सकते हैं। और अगला है कि हरित क्रांति के दौरान 1990 के दशक के बाद कम ऊंचाई वाले जीनों ने दुनिया भर में गेहूं की पैदावार में वृद्धि की है। तो ये हरित क्रांति का अगर आपको मोटा मोटा आइडिया है तो ये 1960 के दशक की बात है, 90 के दशक की नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। बहुत एक कह सकते हैं मजाकिया टाइप का यह प्रश्न है, बहुत सिली छोटी सी मिस्टेक इसमें की गई है। कम ऊंचाई वाले जीन के कारण बीजों को मिट्टी में अधिक गहराई में रखा जा सकता है, जिससे इसे नमी आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो ये सही है, सी ऑप्शन इसका यही करेक्ट नहीं है। यही आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के कारण हुई हजारों लोगों की मौत को सम्मान देने और याद करने के लिए कब और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को या 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है और नाम है इसका राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1974 में जल से संबंधित, 77 में भी जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम लाया गया था। फिर वायु से संबंधित अधिनियम 1981 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण नियम एक 1986 में लाया गया था। और खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 में लाया गया था। इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट है जो आपको नोट्स में मिल जाएगी। नोट्स जब आप पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं, एनजीटी के बारे में भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो 2 दिसंबर को इसी तरीके से राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। और 2 दिसंबर डेट इसलिए चुनी गई, 2 और 3 दिसंबर 1984 जो रात्रि की बात है, 2 से 3 दिसंबर के बीच में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी कीटनाशक संयंत्र में। यहाँ पर मिसाइल आइसोसाइनाइड MIC का रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जान गई थी और आगे की जो पीढ़ी थी उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा। नवंबर 2022 में जियांग जेमिन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो जियांग जेमिन कौन थे? जियांग जेमिन चीन के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या थे? तो ये चीन के ही थे, दक्षिण कोरिया के नहीं थे। और चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 96 साल के थे, खूब जिए, चले गए। और भारत का दौरा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे। जब भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, उस समय इन्होंने दौरा किया था 1996 में, 1996। 96 साल की उम्र में इनका निधन हुआ और 1996 में इन्होंने भारत का दौरा भी किया था। और 93 से 2003 तक ये राष्ट्रपति भी रहे थे। 10 सालों तक चीन के राष्ट्रपति ये रहे हैं। यक्षगान कलाकार कुंबले सुंदरराव का हाल ही में निधन हो गया। वह यक्षगान की किस शैली के प्रतिपादक थे? तो इनकी जो शैली है वो थे थिट्टू शैली के प्रतिपादक थे। वैसे आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि ये जो कुंबले सुंदरराव हैं ये क्या थे? कलाकार थे, यक्षगान कलाकार थे। इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम इतने में ही हो जाएगा। ठीक है। यक्षगान जहाँ तक आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ पर, कहाँ का ये शैली है, कहाँ की शैली है, कहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आप ध्यान रखिए कि कर्नाटक में आप जाएंगे तो कर्नाटक के कुछ जिले और केरल का कासरगोड जिला, वहाँ पर एक ये पारंपरिक रंगमंच की शैली है ना। कभी कभी इसे आटा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? आटा, आटा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो वडक थिट्टू और थेन थिट्टू
ये थेन-थिकट्टू, और एक इसमें और होती है बडग-थिकट्टू, बडग-थिट्टू। तो बदक-थिट्टू और ये थेन-कथिट्टू, तो ये दोनों क्या हैं, इसकी ये प्रकार हैं, यक्षगान की शैली की ये दो प्रकार हैं। ठीक है, दो शैलियां हैं, आप कह सकते हैं, ये दो शैलियां हैं, इसकी शैलियों के प्रकार कहिए या शैलियां कहिए। असम की किस घाटी में सिलहट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया? तो असम की, ये ब्रह्मपुत्र घाटी में टिक कीजिएगा, ये बराक घाटी में किया गया है। असम की बराक घाटी में सिलचर पड़ता है, तो सिलचर में सिलहट महोत्सव 2022 का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, वहां पर आयोजन ये हुआ। अगला जो प्रश्न है, 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा शुरू की गई है, दिए गए हवाई अड्डों में से कौन सा सही नहीं है? क्या शुरू किया गया है? डीजी यात्रा। तो नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलोर और लखनऊ, ये 4 आपको दिए गए हैं, तो इनमें से कहां पर नहीं शुरू किया गया? तो लखनऊ में नहीं शुरू किया गया, केवल 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, डीजी यात्रा शुरू जहां पे की गई है उस लिहाज से। किस सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना को लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है यहाँ पर, और उन्होंने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पे ये फैसला लिया है, और इसके अंतर्गत खेल कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। जहाँ पर जो खेल प्रमोट किया जा सकता है, जहाँ पर उसको खेलने वाले लोग हैं, वहाँ पर इसको शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट या जीआईबी का संबंध किससे है? जीआईबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ये प्रेजेंट करता है, तो प्रोजेक्ट जीआईबी का संबंध ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट जीआईबी लॉन्च करने की अभी बात कही थी, ये न्यूज़पेपर में आया था, ये न्यूज़ चर्चा में रही थी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाने की बात की गई है। और ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक चर्चा में रही है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये पुस्तक किसकी है, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विक्रम संपत। गीतांजलि श्री की पुस्तक ये नहीं है, गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत समाधि है, जो चर्चा में रही है, बुकर पुरस्कार उन्होंने जीता है इसकी अंग्रेजी वर्जन ने, तो ये ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन विक्रम संपत। सौराष्ट्र ने फाइनल में किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती? जीता कौन है? सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र ने हराया किसको है? महाराष्ट्र को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022 की ये ट्रॉफी है, और 5 बार, सबसे ज़्यादा बार किताब जीतने का अगर रिकॉर्ड आपसे पूछा जाए किसके नाम है, तो 5 बार जीता है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा बार अभी तक जीता है। 2022 की ये ट्रॉफी, 21 की अगर आपसे पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश ने जीता था। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया था, 2021 की ट्रॉफी जीती थी, और इस बार सौराष्ट्र ने जीता है। हराया किसको है? महाराष्ट्र को। स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? सेंट्रल विस्टा, इंडिया गेट, नई दिल्ली, कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली तो आप वैसे भी गेस कर सकते हैं कि अगर ये होगा तो 1-3 तो वैसे ही हो जाएगा, तो सेंट्रल विस्टा, इंडिया गेट, नई दिल्ली, ये तीनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से ये 3 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया, और इसका आयोजन जो है 3 और 4 दिसंबर 2022 को सेंट्रल विस्टा, इंडिया गेट, नई दिल्ली में किया गया। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए केवल ऐसा रखा गया है। सेंट्रल विस्टा कहाँ पर है? इंडिया गेट में है, और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो ये तीनों इससे रिलेटेड हो जाएंगे, केवल आपकी जानकारी देखी जा रही है। फालतू का ये स्टेटमेंट ऐसे देके कभी कभी, या ऐसे तोड़ के स्टेटमेंट को आपको परेशान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत 1 जनवरी 2023 से वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र का अध्यक्ष बनने जा रहा है। वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष भारत बनने जा रहा है। वासेनार व्यवस्था है क्या? एक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा निर्यात नियंत्रण तंत्र है, और इसका उद्देश्य है कि जो पारंपरिक हथियार है और दोहरे उपयोग वाली जो वस्तुएं हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसके निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया जाए, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा सके, हिंसा को रोका जा सके, झड़प को रोका जा सके, विवादों को रोका जा सके। तो 1 जनवरी 2023 से इसका अध्यक्ष बनने जा रहा है भारत, पूर्ण सत्र का अध्यक्ष भारत बनेगा। वासेनार व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करना। दोनों बातें सही हैं, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में तटीय सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का ये चेन्नई में आयोजित किया गया है और 1 से 2 दिसंबर को ये आयोजित किया गया। और भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस के तटरक्षक बल के पर्यवेक्षक देशों में बांग्लादेश और सेशल्स के सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बस स्थान याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिले में एक खेल योजना के तहत चयनित जिले और खेल का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तीरंदाजी सोनभद्र, बिल्कुल सही है। शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज और लॉन टेनिस ये प्रयागराज। तो सभी इसमें सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 75 जिलों में से प्रत्येक के लिए अपनी एक खेल की जो पहचान है उसको देखते हुए उसको घोषित किया गया है। पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे कुश्ती यहाँ पर दिया हुआ है, कुश्ती नहीं दिया है यहाँ पर, लेकिन कुश्ती के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुश्ती वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली ये 3 जिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एक खेल है वो केवल एक ही जिले का हो सकता है, कई जिलों के भी वो हो सकते हैं। और शूटिंग के लिए बांदा इम्पोर्टेंट है। जो सिंगल वाले थे वो मैंने आपसे पूछ लिया है। और हॉकी के लिए जैसे ये आपका फर्रुखाबाद भी है, लखनऊ भी है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है। तो ये पूरी लिस्ट एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा जिससे कि आपका प्रश्न गलत ना हो। राजीव लक्ष्मण करेंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष का दर्जा होता है राज्य मंत्री के समकक्ष, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, कैबिनेट सचिव के समकक्ष, राज्य मंत्री के समकक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष। तो ये राज्य मंत्री के समकक्ष होता है। जो राजीव लक्ष्मण करेंदीकर हैं इनको चुना गया है और ये 1998 में संसदीय चुनाव और राज्य विधानसभाओं के लिए जो जनमत सर्वेक्षण था उसको इन्होंने डिजाइन किया था। और ये एक प्रोफेसर हैं राजीव लक्ष्मण। आप देखेंगे चेन्नई मैथमेटिकल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के प्रोफेसर ये रह चुके हैं और 3 साल के लिए इसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के। निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी दिव्यांगता से संबंधित है? एसडीजी 4 और एसडीजी 11 ये कहा जा रहा है कि ये दिव्यांगता से संबंधित है, यानी कि विकलांगता भी अगर लिखा जाए तो आप उसको सही मानेंगे। और एसडीजी 4A में दिव्यांग जो व्यक्ति हैं दिव्यांगता के प्रति संवेदनशील शिक्षा सुविधाओं का निर्माण करने की बात की गई है। और 11 के अंतर्गत 11.2 और 11.7, 11.2 में सुलभ परिवहन प्रणाली देने की बात की गई है। 11.2 और 11.7 यहाँ पे सुलभ परिवहन की बात की गई है और इसमें सुलभ सार्वजनिक और हरित स्थान की बात की गई है, सार्वजनिक व हरित स्थान देने की बात। तो ये दोनों इससे रिलेटेड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहला संदेश कब भेजा गया? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। 29 अक्टूबर 1969 की बात है जब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहला संदेश भेजा गया था जिसको आप ईमेल कहते हैं। ठीक है, और ये सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को इसीलिए मनाया जाता है। और पहले इंटरनेट को अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अर्पा नेट के नाम से जाना जाता था, अर्पा नेट के नाम से जाना जाता था। सिम्बेक्स किन 2 देशों के मध्य में आयोजित होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत अगर आपको दे दिया जाए तो ये सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका अभी 29वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसकी जो मेजबानी है 29वें संस्करण की ये इंडिया ने किया है। 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसको विशाखापत्तनम में संपन्न किया गया, विशाखापत्तनम में। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत की टीबी दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 210 थी। 2021 में ये भारत की जो टीबी दर रही है, मृत्यु दर इसके कारण नहीं, टीबी दर है ये, मृत्यु दर नहीं है। तो 210 1 लाख जनसंख्या पर कितनी है? 210। टीबी दर के मामले में भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो इस आंकड़े के साथ इसका स्थान 36वां है पूरे विश्व में भारत का। ठीक है, और टीबी से जो मौतें होती हैं वो अभी इस बीच में संख्या उनकी बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। वैश्विक विज्ञापन विमानन
वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर रहा। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो 48वीं रही है और शीर्ष स्थान पर सिंगापुर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। सिंगापुर, यूएई और दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया है। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिश्रित टीम पिस्टल खिताब निम्नलिखित में से किस युगल ने जीता है? मिश्रित टीम पिस्टल खिताब किसने जीता है? ये 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी में तो मिश्रित ये पुरस्कार जीता है सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने। सरबजोत सिंह और मनु भाकर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के ये लोग हैं और 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में मिश्रित टीम पिस्टल खिताब इन्होंने जीता है। स्टील्थ बॉम्बर और संबंधित देशों के अनुसार कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये नाम दिया हुआ है पहले स्टील बॉम्बर का B-21, TU-160, H-20। तो B-21 अमेरिका का है, TU-160 ये रसिया का है और H-20 चीन का है। ये तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। हुआ ये है कि अभी अमेरिकी वायुसेना ने अपना नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर, जिसको B-21 के नाम से जाना जाता है, इसको लॉन्च किया है और ये शीत युद्ध के दौरान पहली बार उड़ाए गए विमानों की जगह लेगा। अब उनको हटा दिया जाएगा, रिप्लेस करके इसको लाया जाएगा। तो ये चर्चा में था। बाकी ये TU-160 ये रूस के पास 4 इंजन वाला ये एक विमान है और ये स्टील्थ बॉम्बर है। और इसी तरीके से H-20 ये चाइना का है, बहुत शक्तिशाली है, अभी इसने भी परीक्षण किया था। तो ये सारी जो आप चीज़ें पढ़ते रहते हैं ये वैसे तो नकारात्मक होती हैं, लेकिन आपकी क्वेश्चन पूछे जाने की दृष्टि से सकारात्मक है। आपका उद्देश्य क्या है? सिलेक्शन पाना, और सिलेक्शन पाने के लिए जो भी करना पड़े। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के मोहन मानसिंघनी को ब्रिटिश साम्राज्य के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो ये है क्या? तो ये जो है मोहन मानसिंघनी जो है ये भारतीय मूल के व्यवसायी और धर्मार्थ कार्यकर्ता हैं। व्यवसायी भी हैं और धर्मार्थ कार्यकर्ता हैं। ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर से इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के व्यवसायी और धर्मार्थ कार्यकर्ता हैं। नाम इनका ध्यान रखिएगा, इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, मोहन मानसिंघनी। मानसिंघनी मोहन तो नाम होता ही है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री ये पुस्तक शेखर पाठक ने लिखी है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसने अभी कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार जीता था, इस कारण से ये चर्चा में आई थी। और इसका हिंदी से अनुवाद जो है मनीषा चौधरी ने किया है ना। इसमें गौरा देवी जैसे 1973 के चिपको आंदोलन के आम लोगों को शामिल किए जाने की पूरी गाथा लिखी गई है। शेखर पाठक ने इसको पीपुल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च की स्थापना भी 1983 में की थी, तो उसके अनुभवों के आधार पर इसको पूरा लिखा है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसहाक हर्जोग बहरीन की यात्रा करने वाले पहले इजरायली राष्ट्रपति बने हैं। और दूसरा है इसराइल मिस्र जॉर्डन लेबनान और सीरिया के साथ सीमा साझा करता है। इसहाक हर्जोग बहरीन की यात्रा करने वाले पहले इजरायली राष्ट्रपति हैं। सही बात है। और इजराइल इन सभी के साथ सीमा भी साझा करता है, मिस्र जॉर्डन लेबनान और सीरिया के साथ। तो दोनों बातें सही हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ये 701 किलोमीटर लंबा है और इस पर वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्पीड से चल सकेंगे। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे शिरडी और नागपुर के बीच में इसका अभी पहला चरण 11 दिसंबर को जनता के लिए खोलने की बात चल रही थी, तभी ये चर्चा में आया था। 500 किलोमीटर ये लंबा है। अगला हिस्सा फिर अगले 6 महीने में जनता के लिए खोला जाएगा। 701 किलोमीटर तक 8 लेन की इसमें मुंबई से नागपुर के बीच में समृद्धि एक्सप्रेसवे का निर्माण की रूपरेखा बनाई गई है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर वाहन चल पाएंगे। तो ये काफ़ी मतलब एडवांस होगा, काफ़ी सेफ होगा। वैसे इतनी तेज़ गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा सा जिगरा भी चाहिए भाई। वैसे भगाया आपने और तुरंत आपका एक बार कांटा यहाँ पर आ गया, अरे आपने कहा 130 की स्पीड में भाग रही, फिर डाउन कर लिया। जब रेगुलर आप चलाते हैं, इतनी तेज रेगुलर चला सके भाई, स्पीड का मतलब क्या है? जब रेगुलर चला, एक बार टच किया वहाँ जाके फिर नीचे चले आए, तो वो नहीं।
बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 में भारत खंड के लिए पुरस्कार किस बैंक ने जीता? तो ये पुरस्कार जीतने वाला बैंक है केनरा बैंक। बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022। केनरा बैंक पुराना बैंक है, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में पड़ता है और लिंगम वेंकट प्रभाकर इसके सीईओ हैं। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में अभी विलय भी किया गया था, तब ये चर्चा में रहा था। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को वर्गीकृत करने के लिए कितने स्तरीय नियामक ढांचे की घोषणा की? तो इन्होंने आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों को वर्गीकृत करने के लिए 4 स्तरीय नियामक ढांचे की घोषणा की है। 1 दिसंबर 2022 को ये घोषणा की गई है और इसको तुरंत लागू भी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 स्तरीय है, भाई इतना ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिलेट वर्ष के रूप में, बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया था। एक न्यूट्रिटिव फूड इसको माना जाता है, उसके लिए कॉन्क्लेव का आयोजन भी हुआ है। और वास्तव में ये जो मोटे अनाज हैं वो बहुत काम के हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन हम तो बस खाएंगे क्या, पिज्ज़ा बर्गर यही सारी चीज़ें में उलझे रहते हैं। आधुनिक जो हमारा खाने का सिस्टम है, कहने का मतलब जो आजकल हमको खा रहे हैं बाहरी खाना, और बाहरी खाने में भी मैदा, ये नुकसानदायक है। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2022 में इसका विषय क्या था? 2022 में इसका विषय क्या था? तो मृदा जहां भोजन शुरू होता है, ये इसका विषय है। किसका? 5 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व मृदा दिवस का ये विषय है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यूएनडीपी के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग कितने लोगों को जबरन विस्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके यूपी पीएससी के जो भी एग्जाम कैंडिडेट होते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में कहा गया लगभग 100 मिलियन लोग जबरन विस्थापित होने पे मजबूर किए गए। यूएनडीपी ने आंतरिक विस्थापन पर अभी एक रिपोर्ट जारी की है। आंतरिक विस्थापन पर धारा को मोड़ना समाधान के लिए एक विकास दृष्टिकोण, इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी इसने की है। उसी में ये बात उसने कही है, यूएनडीपी के द्वारा ये बात कही गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीएससी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, सही बात है, और ये विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी एशिया को तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन अगर विश्व स्तर पर हम बात करेंगे तो विश्व स्तर पर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपको मिलेगा, जो कि 1602 में ही स्थापित हो गया था एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम और ये पड़ता है नीदरलैंड में, और ये एशिया का सबसे पुराना है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकलांगता का विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में वर्णित है, एक अलग दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? एक अलग दिव्यांग विभाग ये बनाने जा रहा है। यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कराना। इसके लिए हम कोर्सेज भी आपको उपलब्ध कराते हैं, टेस्ट सीरीज भी हम उपलब्ध कराते हैं, और अगर आप उससे जुड़ के अपनी तैयारी को व्यवस्थित तौर पर करना चाहते हैं, गुणवत्ता युक्त करना चाहते हैं, एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रॉल हो रहे 2 नंबर हमारे हैं, इनमें आप कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हमसे बात करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो अलग दिव्यांग विभाग बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये करने जा रहा है महाराष्ट्र। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिव्यांग कल्याण के लिए स्वतंत्र विभाग बनाने जा रहा है महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नाथ शिंदे की वहां पे सरकार है ना, एक नाथ शिंदे, और इनकी कहानी तो आपने देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। चक्रवाती तूफान मैंड्रूस का नाम किस देश ने सुझाया था? ये जो चक्रवाती तूफान मैंड्रूस है, ये 6 दिसंबर 2022 को दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र डेवलप करके बहुत तेजी से उठा, और इसने फिर 8 दिसंबर 2022 तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश ये बढ़ने की कोशिश की। तो भारत के मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र के तौर पर आगामी दिनों में रहेंगे और मध्यम बारिश भारी बारिश में भी बदल सकती है। और ये चक्रवात जो है इसका नाम रखा गया मैंड्यूज। और मैंड्यूज जो नाम दिया था वो संयुक्त अरब अमीरात ने सुझाया था, उसी ने ये नाम दिया था। टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन ये फरवरी में होना है, 2023 में 22 से 24 फरवरी के बीच में 2023 में ये आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? मुंबई में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कपड़ा क्षेत्र से ये रिलेटेड है। कपड़ा क्षेत्र में स्टार्टअप जो उद्यमी है तो उनको ये कनेक्ट करने का काम करेगा। अगला जो प्रश्न है, भारत मध्य एशिया बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो भारत और मध्य एशिया की बैठक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ने भाग लिया, पाकिस्तान ने नहीं लिया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की यह बैठक थी। सुरक्षा सलाहकार भारत मध्य एशिया के जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो इसने कहा कि जीडीपी वृद्धि 6.9% रहेगी। किसके अकॉर्डिंग? ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार। कब के लिए? 2022-23 के लिए। हाल ही में प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लैपिएरे का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष उन्हें किस वर्ष छोड़ दीजिए, यहाँ पर उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया? नहीं, ठीक है। यहाँ पे किस हटाइए, वर्ष 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस हटा दीजिए, बस बाकी सही है। 2008 में इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न क्या दिया गया था? तो इनको दिया गया था पद्म भूषण। क्या दिया गया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में। ठीक है। फ्रांसीसी लेखक हैं डोमिनिक लैपिएरे और अभी नहीं रहे ये, 91 साल के ये थे। और इनकी एक पुस्तक है पेरिस बर्निंग, ये इनकी ये पुस्तक है, तो इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। 6 दिसंबर को भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ ढाका में मना रहे थे? 6 दिसंबर को अभी ये मनाई गई, तो ये 91वीं वर्षगांठ थी मैत्री दिवस की। मतलब मैत्री दिवस की कौन सी, यानी कि 51 साल से इनकी दोस्ती चल रही है, ये 91वीं वर्षगांठ थी। और ये मनाई कहाँ पे गई? ये ढाका में मनाई गई। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम मामलों में मंत्री MKM मोअज्जल इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में थे। अगला जो प्रश्न है, दिसंबर 2022 में योगेंद्र के अलग का निधन हो गया। उनके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? वह प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर भी कार्य किया। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंत्री भी रहे, कुलपति के तौर पर, JNU के कुलपति के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। भारत सरकार की कृषि निवेश पोर्टल में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भागीदारी कर रही है? अमेजॉन, वॉलमार्ट, रिलायंस, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो कृषि निवेश पोर्टल है उसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पार्टिसिपेशन कर रहा है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, जिसको IMF के नाम से आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, मजदूरी वाली जो रिपोर्ट है वो इन्होंने ही जारी किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पहचानिए। हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का ये मुख्य विषय दिया हुआ है कि यही रहेगा। तो ये सही बात है, यही रहेगा। हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ रहे हैं बात को? हिंदी दिवस है, हिंदी सम्मेलन है, और इसका जो मुख्य विषय दिया जा रहा है वो अंग्रेजी में दिया जा रहा है। इसी से जान लीजिए कि कितना
महत्वपूर्ण है ये। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी के मध्य में 1975 की बात है, नागपुर में आयोजित हुआ था। तो ये भी बात सही है, दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कब सबसे पहली बार आयोजित हुआ था। इसरो जियो लद्दाख विकसित करने की योजना बना रहा है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसरो जो ये योजना बना रहा है तो ये स्थित कहाँ पर है? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। और यहाँ पर जो ये एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में भारत का अनुसंधान करने वाला, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण इस क्षेत्र में देने वाला एक सबसे बड़ा उस क्षेत्र में संस्थान है। और ये स्थित है देहरादून में। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी है। जरा कमेंट करके बताइएगा ये शीतकालीन राजधानी है या ग्रीष्मकालीन राजधानी है। सेवानिवृत्त अधिकारी अरुण कुमार सिंह को किस महारत्न कंपनी के चेयरपर्सन के रूप में, या चेयरमैन, वैसे इसके लिए सबसे सही शब्द है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया? तो ये ओएनजीसी आयरलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऐसा होना चाहिए, आयरलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? तो एक तो 22वां है, ये ध्यान रखिएगा, 22, और ये कतर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच की ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल स्टार बन गई हैं, ये ध्यान रखिए। अभी तक दीपिका पादुकोण के अलावा कोई भी भारत से नहीं गया था जिसने 2022 के फाइनल मैच की ट्रॉफी का अनावरण किया। पहली ये ग्लोबल स्टार बनी है जो भारत से रिलेटेड है। डीना बोलुआर्टे ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? तो डीना बोलुआर्टे बनी है कहाँ पर? पेरू में पहली महिला राष्ट्रपति। इसके पहले कोई अभी तक नहीं बना था। दक्षिण अमेरिका में आप जाएंगे तो वहाँ पर वेस्ट में जब आप जाएंगे, पश्चिमी भाग में, तो आपको पेरू मिलेगा। इसकी राजधानी, सबसे बड़ा शहर लीमा है, और इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा यहाँ की सोल है, और इसकी जो राजधानी है, सबसे बड़ा शहर वहाँ का है, वो लीमा है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? आप बताइए। जिला निर्यात हब जमीनी स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन, विनिर्माण और रोजगार सृजन के लिए एक पहल है कि जमीनी स्तर पर यह कार्य हो सके। विचार करिए। यूपी सरकार द्वारा 2018 में एक जिला एक उत्पाद पहल शुरू की गई थी। ये चर्चा में रह रहा है, तो इसलिए डेट भी आपसे पूछी जा सकती है अलग से। याद रखिएगा कि 2018 सन तो कम से कम इम्पोर्टेंट है ही है, 2018 में इसको शुरू किया गया था। तो दोनों बातें ये सही हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में स्थित है। यह एटीएम कितना सोना रखने की क्षमता रखता है? गोल्ड एटीएम है, और ये 5 किलो तक सोना रख सकता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, और ये अनुमान आरबीआई ने लगाया है। किसने? आरबीआई का अनुमान है ये। आरबीआई ने अभी रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी, और रेपो रेट जब बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं उसका प्रभाव लोन पे पड़ता है। लोन महंगा हो जाता है, और जब लोन महंगा होगा तो सामान्य जनता के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबको, यहाँ तो लोग मोबाइल तक लोन पे किस्तों पर लेते हैं, छोटी छोटी ज़रूरतों को लोन लेके पूरा किया जाता है। तो ऐसे में ये रेपो रेट का बढ़ना जनता पे भार पड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इसका मुख्य विषय क्या था? तो 2022 में जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया, ये सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय इसका विषय था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है, सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की वर्षगांठ के तौर पर इसको मनाया जाता है। 10 दिसंबर के दिन ये की गई थी, तो 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, दिसंबर 2022 में पासपोर्ट इंडेक्स 2022 को आर्टन कैपिटल के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया?
तो इसके अंतर्गत भारत का स्थान है 87वां। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान पर यूएई है। सबसे मजबूत में यूएई है। और यूएई के बाद में फिर आता है जर्मनी, और जर्मनी के बाद में आपका आता है स्वीडन का पासपोर्ट। ठीक है, फिनलैंड, लक्जमबर्ग, उधर जो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज हैं उनके पासपोर्ट ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे मजबूत पासपोर्ट का यानी कि बहुत ज़्यादा देशों में ये मान्य है, सबसे ज़्यादा देशों में, बहुत ज़्यादा से अच्छा कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा देशों में इसकी पासपोर्ट मान्य है। अगर इसका पासपोर्ट है तो किसी देश में एंट्री आपको मिल जाएगी। B20 इंडिया पूरे G20 कारोबारी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसका नाम है B20 इंडिया। बी फॉर बिजनेस, कारोबारी समुदाय का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, G20 के कारोबारी समुदाय का। हाल ही में इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो एन चंद्रशेखरन को चुना गया। और एन चंद्रशेखरन का संबंध है किससे, टाटा से। टाटा सन्स के ये अध्यक्ष है एन चंद्रशेखरन। और 1 दिसंबर 2022 को B20 इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर इनको चुना गया है। किस राज्य ने भारतीय स्टार्टअप खेती 2022 अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जीता, तो किस राज्य के भारतीय स्टार्टअप खेती ने, ये खेती वहाँ का स्टार्टअप है, स्टार्टअप का ये नाम है, और इसने अर्थ शॉर्ट पुरस्कार जीता है, तो यह है तेलंगाना का। कहाँ का है, तेलंगाना का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कुल रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों के मामले में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। रूफटॉप सोलर योजना को भी बढ़ाया गया, 2026 तक इसको कर दिया गया। योजना कब तक रहेगी, 2026 तक रहेगी। और इसमें एक आंकड़ा ये जारी किया गया कि जो राजस्थान है, राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, जहां पर, सॉरी राजस्थान नहीं, ये गुजरात होना चाहिए, गुजरात। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्या है ये, गुजरात, राजस्थान नहीं, राजस्थान तो गलत हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा रूफटॉप जो सौर प्रतिष्ठान है वो सबसे ज़्यादा है, और इसका स्थान फर्स्ट है। ब्रिटिश पीएम सुनक जो है उसने भविष्य के फाइटर जेट बनाने के लिए यूके, इटली और जापान के बीच साझेदारी की घोषणा की है। तो ये जो साझेदारी है इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है टेम्पेस्ट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टेम्पेस्ट इसका नाम रखा गया है। रिजर्व पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया। इस नवाचार का लाभ उठाने वाले बैंक कौन कौन से होंगे, तो एचडीएफसी और पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक, ये दो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ये चारों बैंक सही हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए। रिजर्व पे जैसे पेटीएम गेटवे प्रदान करता है, ऐसे रिजर्व पे ऑनलाइन जितने भी परचेज होते हैं, ऑनलाइन जो खरीद फरोख्त होती है, बिक्री होती है, तो उसमें पेमेंट गेटवे हमको लगाना होता है। अगर आप ऐसा ऐप डेवलप कराते हैं या ऐसे वेबसाइट, तो वो रिजर्व पे इसी तरीके का काम करता है। निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाले देश के हवाई अड्डों में से कौन एक नहीं है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक है विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके अंतर्गत विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं शामिल है। बाकी निजी जेट टर्मिनल संचालित और जगहों से होता है, कोचीन, नई दिल्ली और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तमिलनाडु के मदुरै में थिरुपरनकुंड्रम में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव मनाए जाने के साथ साथ और ये किन राज्यों में मनाया जाता है, एक तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु के साथ साथ में ये केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। कीर्तिकेय दीपम रथ उत्सव इसका नाम है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टीबी का पता लगाने के लिए माईलैब की परीक्षण किट टीबी निदान के लिए अनुमोदित होने वाली भारत में निर्मित पहली परीक्षण किट बन गई है। टीबी निदान के लिए ये जरूरी है, डायग्नोस करने के लिए। तो ये लैब कहाँ पर स्थित है, कौन सी लैब, तपेदिक का पता लगाने के लिए माईलैब की परीक्षण किट ये किट है। तो माईलैब कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका पुणे में। कहाँ पर, पुणे में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 किस राज्य में
8 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन जो किया गया है वो गोवा में किया गया है। आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। स्पिन तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र के उद्यम विकास, नवाचार और क्यूरेशन के लिए भारत का पहला समर्पित मंच है और इस मंच का नाम क्या रखा गया है? स्पिन। ठीक है। और अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए ये साझेदारी अपनी तरीके का एक निजी सहयोग है। साझेदारी करने का ये एक निजी सहयोग यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो ये निजी सहयोग नहीं है, ये सार्वजनिक निजी सहयोग है। इसमें सार्वजनिक भी अगर जोड़ दिया जाए तब ये सही होगा। तो केवल निजी ये नहीं है, तो यहाँ पर सही पूछा जा रहा है, केवल एक सही हो जाएगा। 16 वर्षीय मुंबई के आदित्य मित्तल भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, तो किस क्रम के बने हैं? तो ये 77वें बने हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना के किन जहाजों ने बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में IFR-22 में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया? INS कोच्चि, INS कवारत्ती, INS सुमेधा। तो इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना के ये जहाज हैं और कॉक्स बाजार में अभी IFR इसका आयोजन किया गया है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। IFR अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन किया गया, तो उसमें इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को राज्यसभा ने पारित कर दिया। बहुत सही से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में पेंडिंग है, कहाँ से पास हुआ है। तो ये राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है और लोकसभा के द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था। तो ये दोनों बातें सही हैं या एक बात कोई सही है या दोनों गलत है? तो ये दोनों के दोनों बातें यहाँ पर सही दी हुई है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिडनी मैकलॉगलिन और आर्मंड डुप्लांटिस को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वे किस देश से संबंधित हैं? सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। सिडनी मैकलॉगलिन अमेरिका और आर्मंड डुप्लांटिस ये स्वीडन। ये दोनों की दोनों बातें सही है। यहाँ पर पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट जो दिया है ये सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों सही है, क्योंकि और ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए इनको चुना भी गया है, इसी कारण से चर्चा में ही आए। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को 2005 से हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है, 2005 से मनाया जाता है। एक तो ये इंफॉर्मेशन है। 2021 में भारत की जो रैंक है किसमें, भ्रष्टाचार विरोधी जो सूचकांक जारी किया गया है उसमें जो रैंक है, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस तो हो गया और भारत की रैंक 180 देशों के बीच में 50वीं रही है। क्या रही है? 50वीं रैंक रही है, 85th। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने की ये बात करता है दिवस, और ये थीम है कि भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करेगा। एकजुट करना इसकी थीम है। वैसे भारत क्या करेगा, ये मतलब UNCAC@20 ये करके थीम बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है तो केवल भारत ही नहीं करेगा। 500 गीगावाट RE रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता से अधिक के लिए एकीकरण के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम योजना का लक्ष्य रखा गया है। कब तक के लिए लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 का लक्ष्य रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय जो मंत्री हैं RK सिंह, उन्होंने ये ट्रांसमिशन सिस्टम योजना का शुभारंभ किया और उनका उद्देश्य यही है कि क्षमता से अधिक के एकीकरण के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम योजना जरूरी है। हम्पी कन्नड़ विश्वविद्यालय का नदोजा पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर मंजुनाथ कृष्णप्पा और सदाक्षरी, किसको ये प्रदान किया गया है? तो ये सभी को दिया गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च बेंगलुरु के निदेशक हैं डॉक्टर सी मंजुनाथ, और 2 लेखक हैं ये, कृष्णप्पा जी और S सदाक्षरी, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। महासमुंद जिले में शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा
और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और अचानकमाद राष्ट्रीय रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये दो स्टेटमेंट ऐसे जोड़ मोड़ के बनाए गए हैं तोड़ मोड़ के। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, दोनों के दोनों ये सही है। पर्पल फेस्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए किस राज्य में पहला समावेशी उत्सव 6 से 8 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा, गोवा पणजी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पणजी जो गोवा में है वहीं पर आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। आईएनएस मोरमुगांव सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों और बराक 8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। यानी कि आईएनएस मोरमुगांव और दूसरा है बराक, ये दोनों लैस हैं, ये बात कही जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और आईएनएस मोरमुगांव का नाम दक्षिण गोवा के मोरमुगांव शहर पर के रखा गया है, तो ये भी बात सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुकेश अग्निहोत्री, विक्रमादित्य सिंधिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं 15वें मुख्यमंत्री? अभी वहां पर किसने मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है, बस यही पूछा जा रहा है। 11 दिसंबर 2022 की बात है। 11 दिसंबर 2022 को यहाँ पे कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो बनी है। तो इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ये नए मुख्यमंत्री बने हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला चौथा सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बना? तो सबसे कम उम्र का चौथा खिलाड़ी ये ईशान किशन है। ईशान किशन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। सही कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईशान किशन। सही कथन का चुनाव कीजिए। परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार में 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। किस राज्य में 17 मार्च 2021 को एयर गन सरेंडर अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 2400 से अधिक बंदूकें सरेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? वहां पर इतनी सरेंडर कराई जा चुकी है और एयर गन सरेंडर अभियान ये चलाया गया है। तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में अंडर द सॉल थिएटर फेस्टिवल का 13वां संस्करण शुरू होगा? तो ये शुरू होगा कहाँ पर? असम में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंडर द सॉल थिएटर फेस्टिवल है ये, अंडर द सॉल, तो ये शुरू होगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट खेल स्टेडियम वर्षापारा में 10 जनवरी को किन देशों के पहले वनडे की मेजबानी ये करेगा? मतलब कहाँ, किन देशों के मध्य ये वनडे होगा जिसकी मेजबानी ये करेगा? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट खेल स्टेडियम है और ये वर्षापारा नाम है इसका। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में खेल होंगे, उसकी मेजबानी करेगा। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में एक नई सॉन्ग वर्ड पाई गई है। ये किस प्रजाति से संबंधित है? गाना गाने वाली वर्ड। तो इसका अगर प्रजाति की बात की जाए तो ब्रेन बैबलर प्रजाति से ये संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, भारत में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है जिसने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? तो यह है तमिलनाडु। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और किन 3 हिमालयी औषधीय पौधों को IUCN लाल सूची में शामिल कर चुका है, जिसने लाल सूची में IUCN ने इसको शामिल किया है? तो इसके अंतर्गत मिजोट्रोपिस पैलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा और डैक्टाइलोरिजा हैटागिरिया, ये 3 हैं और इन तीनों को शामिल किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 से 15 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु में आयोजित पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्टी की बैठक का मुख्य विषय क्या था? बेंगलुरु में ये आयोजित हुई, ये आप जान लीजिए, 13 से 15 दिसंबर के बीच में हुई।
इसमें जो मुख्य विषय रखा गया था वो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बातें तो हमेशा बड़ी की ही जाती हैं और फिर जब स्वार्थ आ जाता है तो हम सारी बातें भूल जाते हैं। 20 भारतीय कंपनियों के 500 सबसे अधिक मूल्यवान कंपनियों में स्थान प्राप्त करने के बाद हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का जो स्थान रहा है वो 5वां रहा है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है मनु भाकर ने। भोपाल में जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई तो 10 मीटर पिस्टल जूनियर महिला स्पर्धा में इसने जीता है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा राशिद रोवर अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान बन गया है और ये मिशन कब तक चंद्रमा पर पहुंचने के लिए निर्धारित किया गया है? तो ये पहुंचेगा अप्रैल में 2023 में। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जल्दी ये पहुंच जाएगा और इसका नाम है राशिद रोवर। अंतरिक्ष में लॉन्च होने वाला पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 संसद में पारित हुआ। इस संदर्भ में कथन दिए हैं। राज्यसभा ने 12 दिसंबर 2022 को बिल को मंजूरी प्रदान की और दूसरा है लोकसभा पहले ही इस बिल को पास कर चुकी है। अब ये तो हुआ पहला स्टेटमेंट, तो ये दोनों बातें तो सही हैं। बिल 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करता है, तो ये भी सही है, एक की जगह पे इसको लाया गया है। तो सी दोनों सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर विचार कीजिए। इंडिया इंडो कारपेट भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच में एक अभ्यास है। इंडिया इंडो कारपेट, एक इंडिया और एक इंडोनेशिया का है, तो इसके बीच में ये होने वाला अभ्यास है। क्या ये पहला सही है? तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया और ये पोर्ट ब्लेयर में एक डिब्रीफ के साथ संपन्न हुआ। तो दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? किस राज्य का? तो ये है केरल। बीज फार्म है ये और इसको कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है इनको? तो इनको दिया गया है सार्वजनिक नेतृत्व के मामले में। वेंकैया नायडू को पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। हाल ही में किस राज्य के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में है यही पूछा जा रहा है, तो ये गोवा में है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन इसको किया किसने है? मोदी जी ने। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये अनावरण जो किया गया है ये वाराणसी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में हुआ है और एम के स्टालिन ने इसको किया है। अगला जो प्रश्न है, स्वामीनाथन की जगह WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है? तो ये प्रश्न देखिए शायद रिपीट भी हो रहा है, शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। जेरेमी फर्रार, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2022 में पद्मश्री से सम्मानित सुलोचना चौहान का हाल ही में निधन हो गया और यह किस क्षेत्र की मशहूर गायिका थी? किस क्षेत्र की मशहूर गायिका थी, यही पूछा जा रहा है। तो इनका ये लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, तो उसकी ये मशहूर गायिका थी। विश्व बैंक की जेंडर टूलकिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये लिंग उत्तरदायी अर्बन मोबिलिटी और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने का एक तरीका है और ये 4 स्तंभ कार्यान्वयन ढांचे के साथ बनाई गई 3 खंडीय मार्गदर्शिका है। इतना टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ये 2 खंडीय है, बाकी 4 स्तंभ कार्यान्वयन ढांचे के बाद में अगर हम बात करें तो ये 3 खंडीय नहीं, ये 2 खंडीय है। ठीक है,
तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हाल ही में कब मनाया? तो ये अपने डेट पे ही मनाएंगे, 14 दिसंबर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बद्री गाय राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किस राज्य की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है? कैसी नस्ल है? मवेशी नस्ल है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में यानी कि दिसंबर 2022 में जारी सिंगापुर घोषणा का संबंध किससे है? तो सिंगापुर घोषणा का संबंध श्रमिकों से है। किससे संबंधित है? श्रमिकों से ये संबंधित है। एक्चुअली हुआ यह है, ILO की ये 17वीं बैठक हुई है, 17th एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक में ये सिंगापुर घोषणा को अपनाया गया है। इसी कारण से इसको पूछा भी जा रहा है। भारत की ये सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी है, ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो इसका आयोजन किया गया है कोच्चि में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2022 में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है KV साजी। नाबार्ड के अध्यक्ष के तौर पर KV साजी की नियुक्ति की गई है। वैसे नाबार्ड 1982 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1982 में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन वित्त अधिकार तो सारा RBI के पास ही है। ठीक है, तो ये KV साजी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिलासपुर नागपुर छठी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन कौन करेगा? तो इस एक्सप्रेस वे का संचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे करेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2023 में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में ये आयोजन होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, और ये आयोजन होगा भोपाल में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये 8वां है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में कौन सा शामिल नहीं है? मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो ये केवल 4 हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की बात नहीं की गई है। बुनियादी, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, इन्हीं की बात की गई है। अगला जो प्रश्न है, नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के संबंध में भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर भारत ने किए हैं दक्षिण कोरिया के साथ। नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ये कोरिया के साथ हाथ मिला के चल रहा है। अभ्यास काजिंद भारतीय नौसेना और कजाकिस्तान की सेना के बीच में रक्षा सहयोग स्तर को बढ़ाएगा। ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ मेघालय में। मेघालय में कहाँ पर संपन्न हुआ अगर पूछ ले तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है उमरोई। उमरोई मेघालय में ये संपन्न हुआ। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन होगा? तो ऐसी घोषणा करने वाला देश है भारत। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने घोषणा की है? भारत ने। खाद्य ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों के कमी के बाद थोक मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गई? तो थोक मुद्रास्फीति घटकर 5.85% रह गई। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 महीने के निचले स्तर पर ये आई है। 21 मंथ्स में सबसे ज्यादा ये डाउन हुई है। ये ऐसा माना जा रहा है। किस देश के मतलब माना क्या जा रहा है, ऐसे आंकड़े हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ये मुद्रास्फीति तो घट रही है, लेकिन महंगाई नहीं घटती है। मुद्रास्फीति बढ़ने से महंगाई बढ़ जरूर जाती है। किस देश के स्पेस द्वारा पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया गया? अभी हाल में किसने लॉन्च किया? तो ये जापान का है। ठीक है ना, तो इसको लिख दीजिए दिसंबर 2022 में, यहाँ पर इतना ऐड कर लीजिए। पर्यावरण मंत्रालय ने नगर वन की स्थापना के लिए किस राज्य के वन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की? तो ये मंजूरी प्रदान की है किसने? पर्यावरण मंत्रालय ने नगर वन की स्थापना के लिए किस राज्य के वन विभाग
तो ये हिमाचल प्रदेश का इसके लिए किया गया, हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के लिए ये मंजूरी प्रदान की गई है। किस देश ने भविष्य की पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला कानून पारित किया है कि वहां पर बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा? और यह है न्यूजीलैंड। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम है, बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। बाकी ये उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है, तो बड़ी घाटी छोटी नदी, ये ध्यान रखिएगा, जीर्णोद्धार और संरक्षण। अंतरजातीय या अंतरधर्म विवाह में जोड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए किस राज्य ने पैनल का गठन किया? तो ये जो पैनल गठित करने वाला राज्य है, यह है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। अंतरजातीय या अंतरधर्म विवाह समिति यहाँ पर बनाई गई है। और ये जो समिति होगी, इसकी राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री और भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा इसकी जो है अध्यक्षता करेंगे, और इसके अलावा 12 अन्य सदस्य इसमें शामिल हैं। तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला, और ये किस राज्य से संबंधित है? तंदूर रेड ग्राम। तो तंदूर जो रेड ग्राम है, ये तेलंगाना में इसको जीआई टैग मिला है, और वहां पर अब जीआई टैग 16 चीजों को मिल चुका है। समझ रहे हैं? 16, अब इनकी संख्या 16 हो गई अगर तंदूर रेड ग्राम को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तंदूर रेड ग्राम है क्या? अरहर की स्थानीय किस्म है। मुख्य रूप से तंदूर के वर्षा आधारित क्षेत्रों में ये होता है। वहां पर एक स्थान है तंदूर, तो वहां पर वर्षा आधारित क्षेत्रों में होता है। ये है क्या? ये अरहर है एक। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे जीआई टैग के कारण जानी जा रही है। स्वदेशी वैक्सीन सर्ववैक को किसके द्वारा विकसित किया गया है? स्वदेशी वैक्सीन है, नाम इसका सर्ववैक है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की स्थिति में भारत 2023 में आ जाएगा। सर्ववैक जो है, ये सर्वाइकल कैंसर का टीका है, और अब ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसने इसको डेवलप किया है, इसने इसको विकसित किया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 15 दिन का करंट अफेयर, 1 से 15 दिसंबर के बीच का। 16 से 31 दिसंबर के बीच का करंट अफेयर नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, और पिछले करंट अफेयर की श्रृंखला भी आप हमारी देखिए। बाकी किसी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप मैसेज करिए, कॉल करिए, जानकारी लेके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।